नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुलम्स लॉ को ऑब्टेन करने वाले हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि हमारा ये जो कुलम्स लॉ है ये एक्चुअली में एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, तो इस बेसिक लॉ को हम लोग गॉस लॉ की मदद से ऑब्टेन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या गॉस लॉ भी कुलम्स लॉ की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक लॉ है। हमें पता है कि हम लोग कुलम्स लॉ को क्या कहते हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये एक बेसिस है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो क्या कुलम्स लॉ की तरह ही ये जो गॉस लॉ है ये भी बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? तो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं। ओके, तो आखिर हम लोग कुलम्स लॉ को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं गॉस लॉ की मदद से, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक परफेक्ट स्फीयर लेना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक परफेक्टली स्फीयर ले रहे हैं। ठीक है, ओके, ये एक मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक स्फीयर है, परफेक्टली ड्रॉन स्फीयर। ओके, और इसके सेंटर में हम लोगों ने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज कंसिडर कर लिया। और इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस पॉजिटिव चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। मतलब ये है कि इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज क्यू, या ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू, ओके, वो सब सेम होगा, सबके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चार्ज है क्यू जो सेंटर पर लाई कर रहा है इस स्फीयर का, ओके, इस चार्ज से इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम डिस्टेंस पर हैं, है ना, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो सेम होगा। ठीक है ना। ओके, और इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा, है ना, नॉर्मल आउटवर्ड। से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इसके कारण, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके नॉर्मल आउटवर्ड्स होगा। ओके, एरोई, है ना। ओके, और है ना, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पी है और इसी पॉइंट के चारों तरफ हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लिया, डीएस। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सरफेस डीएस कंसिडर कर लिया, है ना। और इस सरफेस के एलॉन्ग जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एलॉन्ग ही होगा। जो एन कैप होगा वो भी इस वेक्टर एरो ई के एलॉन्ग ही होगा। ओके, इसकी वजह से मेरे प्यारे व्यूअर्स, एरो ई डॉट एन कैप जो हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग केवल और केवल ई मतलब एरो ई का ही प्रयोग करेंगे या फिर ई का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एन कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, मतलब भाई कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। और यहाँ पर n का वैल्यू क्या, 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई। ओके, तो हम लोग एरो ई डॉट एन कैप की जगह पर ई का ही प्रयोग करेंगे। ओके, आगे। ओके, यहाँ तक आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें ये पता है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एन कैप डी एस जो है ये किससे इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। हमें ये पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसे देखा है। ओके, तो हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरो ई डॉट एन कैप के लिए हम लोग यहाँ वैल्यू निकाले थे, तो हम लोग इसको चाहें तो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो ई डी एस के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर ये जो ई है ना, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ओके, ई लेंगे, एरो ई हटा देते हैं, ई लेंगे। ओके, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग डी एस को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर होल सरफेस। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो स्फीयर है इसका एरिया मिलेगा। ओके, और इस स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है इधर, एंड हम लोग यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, हम लोग इसे थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखें तो
ई का वैल्यू अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पी पर, ओके, वो कितना होगा। ओके, मतलब पॉइंट जो इस चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का। ओके, है ना, इसको 1 ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि इस पॉइंट पी पर, है ना, हम लोग क्या किए, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिए। ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम लोग पॉइंट पी पर रख दिए। तो इस पॉइंट पी पर जब जैसे ही हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टेस्ट चार्ज है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। ओके, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, वो फोर्स कितना होगा वो हमें देखना होगा। उसी की मदद से हमें कूलम्ब्स लॉ मिलेगा। और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही फोर्स जो चार्ज यहाँ पर रखेंगे वो एक्सपीरियंस करेगा। ओके, सेम फोर्स, मान लेते हैं कि क्यू नॉट यहाँ पर ना रख के यहाँ पर रखते, क्यू नॉट इस पॉइंट पर रखते, मान लेते हैं ये पॉइंट P1 है और इस पॉइंट P1 पर क्यू नॉट रखते, तो यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा था, मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो लग रहा था यहाँ पर, ओके, उतना ही फोर्स यहाँ पर भी लगा, क्योंकि दोनों का दूरी जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सो देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो किससे इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, इसी को तो हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, यही तो है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, यही तो है कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गॉस लॉ की मदद से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर पा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कूलम्ब्स लॉ जो है ये आपका बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसी प्रकार गॉस लॉ भी जो है ये भी जो है ना, हम लोग मतलब इसको ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये भी जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ है। ठीक है, सो है ना, गॉस लॉ कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, और इस प्रकार से हम लोग जो है ड्राइव करते हैं, ओके, कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ की मदद से। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला थिंग आप समझ गए होंगे, हम लोग एरो ई डॉट एन कैप को डायरेक्ट यहाँ पर ई पुट कर दिए हैं। ओके, और अगर आप इस प्रकार से नहीं भी लेना चाहते हैं तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एरो ई डॉट एन कैप डी एस का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं तो ई एन डी एस कॉस थीटा आपको मिलेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो थीटा है ये एक्चुअली इन दोनों के बीच का एंगल होता है, एन कैप और एरो ई के बीच का, तो थीटा तो 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और ये एन जो है इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अब वैसी बात है ई डी एस ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आप ग्रैब कर पाए होंगे, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही जो PDF नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता जाएगा।